जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द्विज कंसेप्ट में। फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था गंगा नदी तंत्र में पंच प्रयाग। हमने देखा था गंगा नदी का जन्म कैसे होता है। आज हम गंगा के मैदानी भागों में चलेंगे, जहां आज हरिद्वार से लेकर के गंगा सागर तक की सैर करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी सहायक नदियां गंगा नदी में आकर प्रवाहित होती हैं। तो चलिए चलते हैं गंगा नदी की सैर पर। गंगा नदी हम गंगा के मैदानी भागों में चल रहे हैं। गंगा तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं गंगा मैदानी भागों में हरिद्वार। हरिद्वार हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार ही वो स्थान है जहां पर ऐसी मान्यता है कि एक अमृत कुंभ निकला था समुद्र मंथन से और उसकी कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी थी, जिसके कारण यहाँ पर महाकुंभ का एक बड़ा बहुत आयोजन होता है। तो गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यहीं से गंगा से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले गंगा के बाएं किनारे से एक नदी है रामगंगा, जो कि गढ़वाल की पहाड़ियों से निकल के गंगा नदी में कन्नौज पर आकर मिल जाती है। कन्नौज, इस नदी का नाम है रामगंगा। रामगंगा रामगंगा नदी का बायां और दायां, ये बहुत ध्यान से इसे आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रामगंगा नदी आकर मिलती है और रामगंगा पे हम देखते हैं कुछ बहुत ही मशहूर शहर हैं, जिसमें एक तो आप जिम नेशनल पार्क है, जिम कार्बेट। हम अपनी नेशनल पार्क वाली सीरीज में इसको विस्तार से देखेंगे, तो अभी सिर्फ नाम देखकर ही आगे चलते हैं। फिर एक यहाँ पर स्थान है बिजनौर। बिजनौर बिजनौर से रामगंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिजनौर के बारे में हम आपको बता दें कि ये वही स्थान है जिसे महर्षि कण्व और महात्मा विदुर की भूमि भी कहा जाता है। बिजनौर ही वो स्थान है जहां हमारे देश भारत को उसका नाम भारत मिला, अर्थात यहीं पर दुष्यंत के पुत्र भरत इसी मिट्टी में खेले हैं। यहीं से हमें अपना नाम भी प्राप्त हुआ है। यही इसी नदी की एक सहायक नदी है मालिनी, जिसको अपना आधार बनाकर महाकवि कालिदास ने
अपनी अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्य की रचना की थी। बिजनौर बिजनौर को आज गेटवे ऑफ हिमालय भी कहा जाता है, मतलब यहाँ से हम हिमालय की यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम बिजनौर से आगे। कन्नौज, मैंने बताया आपको, कन्नौज को भारत की इत्र राजधानी भी कहा जाता है। कन्नौज अर्थात कान्यकुब्ज, जहां पर एक समय में महाराजा हर्ष और उनकी बहन राजश्री ने संयुक्त रूप से शासन किया था। तो चलते हैं आगे। हमने देखा गंगा के सबसे पहले गंगा की सहायक नदी कौन है? रामगंगा। अब हम देखते हैं कि गंगा के, ये तो बाएं तट पर थी, अब हम देखते हैं दाएं तट पर कौन सी नदी आकर मिलती है। सबसे पहले चलिए, यहाँ गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। यमुना यमुनोत्री से, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। एक स्थान है बंदरपूछ, यहाँ से यमुना नदी निकलती है और गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो हम देखेंगे कि अब कुछ सहायक नदियां, जैसे कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वैसे ही यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं जिनको देखना जरूरी है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसी नदियां हैं जिनका हमें सिर्फ नाम याद करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में दी हुई हैं इसलिए। और अगर एनसीईआरटी में दी हुई हैं तो ये एग्जाम के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। एक नदी है हिंडन, हिंडन सिंध, सेंगर, और यह है वरुणा। इनका नाम जरूरी है सिर्फ। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं, तो आपको इनका नाम जानना जरूरी है। अब यहीं पर एक स्थान है यमुना नदी के किनारे, मेरठ। मेरठ को भारत की खेल की राजधानी भी कहा जाता है, मतलब यहाँ पर खेल कूद के सारी सामग्रियां बनाई जाती हैं। मेरठ ही वो स्थान है जहां पर 1857 की क्रांति का प्रथम शंखनाद हुआ था। अब हम आगे देखते हैं। इसके किनारे एक शहर है दिल्ली। दिल्ली पर तो अगर एक अलग से वीडियो बनाया जाए तो भी बहुत, मतलब छोटा होगा। तो हम यहाँ दिल्ली के बारे में इतना ही जानते हैं कि दिल्ली महाभारत काल से एक तरीके से केंद्र सत्ता की राजधानी रही है। और दिल्ली, इसके बाद दिल्ली मध्यकाल में, मुगल काल में, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में लेकर के दिल्ली भारत की राजधानी रही है। इसके बाद जब हम ब्रिटिश काल में आते हैं तो कलकत्ता यानी कि बंगाल के एरिया को ज़्यादा फोकस किया अंग्रेजों ने, क्योंकि वो व्यापारी थे, वो शासक नहीं थे, इसलिए उन्हें व्यापार की नगरी बंगाल में ज़्यादा रुचि थी। लेकिन उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें महाराजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी स्वयं यहाँ पधारे और उन्होंने दिल्ली को फिर से भारत की राजधानी बताया, जिसके बाद स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक दिल्ली भारत की राजधानी रही है। तो अब हम आगे चलते हैं। एक शहर है मथुरा,
मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और मथुरा कला शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद एक और शहर है आगरा। हम सिर्फ महत्वपूर्ण शहरों को ही यहाँ पर देख रहे हैं। आगरा तो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। भारत की प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल इसी नदी के किनारे है और मुगल काल में बाबर, अकबर, जहांगीर, इन सभी के लिए ये एक प्रशासनिक गद्दी थी। यहीं से वो अपना शासन चलाते थे। हम देखते हैं कि अब कुछ और यमुना की सहायक नदियां हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। यहीं पर देख लेते हैं। 4 नदियां हैं, मैं एक साथ बना दे रही हूँ। ये है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। एक छोटी सी गलती हो गई है, आप सुधार लीजिए। ये सिंध मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये सिंध नहीं है, ये रिंद है। ये दोनों का एक जैसा उच्चारण है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सभी विंध्यन रेंज से निकलती हैं नदियां। चंबल की एक सहायक नदी है बनास, जो कि अरावली से निकलती है। अरावली, चंबल, सिंध, बेतवा और केन बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं। हम देख लेते हैं इनके तट पर कौन कौन से शहर हैं। चंबल नदी, चंबल के पास, चंबल के बारे में तो पहले ये जान लीजिए कि चंबल घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल एक ऐसी नदी है जहां बिल्कुल भी बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर पॉल्यूशन है और ये बिल्कुल मतलब शुद्ध पानी जो है ले जा करके वो यमुना नदी में प्रवाहित करती है। चंबल नदी के तट पर एक शहर है कोटा। कोटा राजस्थान की शैक्षणिक राजधानी के नाम से जाना जाता है और इसे राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर चमड़ा उद्योग वगैरह सब प्रसिद्ध हैं। कोटा के बाद एक स्थान है चंबल के पास जहाँ ये यमुना नदी से मिलती है, भिंड। भिंड में मतलब अगर हमने यमुना नदी की सैर की, चंबल के किनारे आए और भिंड का नाम ना लिया तो फिर यात्रा तो अधूरी रही। इसका मतलब कि फूलन देवी, चंबल के डाकुओं का ये प्रसिद्ध क्षेत्र था। चंबल के ऐसा आखिर क्या था जो इस क्षेत्र में डाकू पाए गए? इसकी बहुत हद तक तो चंबल नदी भी इसकी पूरी तरीके से ना कहूँ तो आधी तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि चंबल नदी की जो स्थलाकृति है, चंबल नदी बीहड़ क्षेत्र बनाती है। मतलब कि वहाँ का जो स्थलाकृति है, जो मैदानी नहीं है, पूरा समतल भाग नहीं है, वहाँ की भूमि का ऊबड़ खाबड़ है, सुरंगें हैं, कहीं छोटी छोटी गुफाएं हैं, कहीं ऊपरी पहाड़ियां हैं। तो ऐसे में डाकुओं को छुपने की पर्याप्त जगह मिल जाती थी, जिसकी वजह से वहां एक समय पर डाकुओं का राज्य रहता था। तो चंबल नदी के बारे में आपने जाना। अब हम देखते हैं कि चंबल नदी पे कुछ
परियोजनाएं भी स्थित हैं, जिसमें बल हाँ लिख देते हैं, महात्मा गांधी, परियोजना, जवाहर परियोजना, सिंध, सिंध के आगे है बेतवा, बेतवा के किनारे एक नगर है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और एक समय पे परमार वंशियों की भी राजधानी थी, भोज राजा की, भोपाल। इसके बाद यहाँ पर एक लिंक है, मतलब तो कह सकते हैं हम केन बेतवा लिंक, केन बेतवा लिंक। यहीं पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है। केन बेतवा लिंक का मतलब यह है कि केन में जो जल की मात्रा है वो थोड़ी ज्यादा है और बेतवा में कम है, तो केन में बाढ़ ना आ जाए और बेतवा में सूखा ना पड़ जाए, इन दोनों को एक साथ नियंत्रण करने के लिए केन बेतवा लिंक बनाया गया है और ये भारत की नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक है। और अगर ऐसी व्यवस्था और भी नदियों के साथ हो जाए तो बाढ़ और सूखा दोनों समस्याओं के साथ एक साथ उनको हम डील कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्थान है झांसी, झांसी तो किसी भी झांसी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ रानी लक्ष्मीबाई झांसी ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे 1857 की क्रांति में। इसके बाद हम देखेंगे कि बेतवा पर भी कुछ परियोजनाएं हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ लिख देते हैं, राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना। हमने देखा यमुना नदी को। अब चलते हैं फिर से गंगा नदी की तरफ। रामगंगा के बाद अब ये जहां पर मिलती है यमुना नदी, वहां है प्रयाग। प्रयाग आज भारत की शिक्षा के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम के कारण यहाँ पर भी, मैंने हरिद्वार में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कुंभ, और यहाँ पर भी कुंभ के मेले का आयोजन होता है, यहाँ पर भी वही बात है। और प्रयाग को भारत की प्रधानमंत्रियों की
राजधानी भी कहा जाता है। मतलब हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्री प्रयाग से ही संबंध रखते थे। एक समय में प्रयाग भारत में जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो यहाँ आनंद जो हम घूमने जाते हैं, नेहरू जी का निवास स्थान, वहाँ पर तमाम बैठकें हुआ करती थी कांग्रेस की, आनंद भवन में। तो हमने प्रयाग को देखा, अब हम चलते हैं आगे। एक सहायक नदी है गोमती। कुल्लर लेक, कुल्लर झील से निकलती है गोमती। इसके एक तट पर लखनऊ। चिकन की कारीगरी और अपनी नवाबी संस्कृति के कारण लखनऊ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। लखनऊ में एक समय मुगल काल के नवाब नवाबों ने एक अलग तरीके की संस्कृति को जन्म दिया था, जहाँ का खान पान रहन सहन बिल्कुल नवाबों की तरह रहा करता था। और आज भी वहाँ के बहुत सारे ऐसी अवशेष अभी भी उपस्थित हैं। चलते हैं गोमती नदी, गाजीपुर। गाजीपुर में आके गंगा नदी से मिल जाती है। गाजीपुर को हम वीरों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो भारत पाकिस्तान का 1965 का युद्ध हुआ था, अब्दुल हमीद जो प्रसिद्ध सैनिक थे, वो गाजीपुर से ही संबंध रखते थे। और आज भी भारतीय सेना में बहुत सारे जवान गाजीपुर से ही संबंध रखते हैं, इसीलिए इसे वीरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं हम, यहीं पर एक स्थान है वाराणसी। भगवान विश्वनाथ की नगरी वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। विश्वनाथ का जो मंदिर हम लोग देखते हैं, उसको अनेकों बार आक्रमणकारियों ने नष्ट करने का प्रयास किया। और हमारे अ, जैसे कि टोडरमल, राजा रणजीत सिंह, इन लोगों ने बार बार इसकी मरम्मत कराई। अभी का जो विश्वनाथ का मंदिर हम देखते हैं, उसे रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका नवनिर्माण करवाया था, जिसे अभी हम देखते हैं। और भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जो बड़ा सा सोने का छत्र चढ़ा हुआ है, उसे राजा रणजीत सिंह ने भेंट की थी। और वाराणसी वाराणसी ही वो स्थान है जहां पर हिंदी साहित्य के महान लेखक प्रेमचंद की भी एक कर्मभूमि रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे गंगा नदी के आसपास एक तरीके की संस्कृति पैदा हो गई है। मतलब कि यहाँ के खेत खलिहान कितने उपजाऊ हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर थोड़ा कृषकों और जमींदारों के बीच का जो संबंध था, उसको प्रेमचंद ने अपनी प्रसिद्ध उपन्यास गोदान में बिल्कुल समेट कर रख दिया। और किसानों की समस्या को लेकर के किसानों के नाम पर एक अभूतपूर्व चमत्कृत रचना की। और होरी की उन्होंने रचना की, जिसमें हम आज के भी, कल के भी और आने वाले समय के भी किसानों की पूरी छवि देख सकते हैं। ये क्षेत्र पूरा हिंदी साहित्य के उत्थान का क्षेत्र भी रहा है। अब हम आगे चलते हैं काशी की नगरी के आगे। यहाँ पर एक गोमती के बाद गंगा को थोड़ा नीचे लिख देते, एक नदी है घाघरा।
घाघरा। इसकी सहायक नदियां हैं सरयू या शारदा। एक और सहायक नदी है राप्ती। सरयू के तट पर अयोध्या, अयोध्या स्थित है। घाघरा को नेपाल में करनाली के नाम से भी जाना जाता है। करनाली या नारायणी। तो अगर आपसे पूछा जाए करनाली नारायणी तो घाघरा में कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में घाघरा और नेपाल में करनाली और नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। हमने देखा सरयू के तट पर अयोध्या स्थित है और राप्ती के तट पर गोरखपुर। गोरखपुर। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और गोरखपुर गोरखपुर नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ या गोरक्षनाथ के नाम पर गोरखपुर का नाम रखा गया। गोरखपुर को हम हमारे घरों में गीता प्रेस की मशहूर किताबें, पौराणिक ग्रंथ, कल्याण पत्रिका, ये सभी जो हम पढ़ते हैं ये सभी बहुत ही सस्ते दामों पे गोरखपुर की गीता प्रेस में ही छपती हैं। इसलिए भी ये शहर प्रसिद्ध है। जहां पर घाघरा नदी मिलती है वहां पर एक स्थान है छपरा, बिहार का। और यहीं पर एक प्रसिद्ध स्थान है बक्सर। बक्सर का युद्ध भारत के पूरे इतिहास में प्रसिद्ध था। क्यों? क्योंकि मुगल मुगल सेना, अवध, मुगल, अवध और मुगल की से अवध और बंगाल, इन तीनों नवाबों की सामूहिक सेना को ब्रिटिश कंपनी ने हरा दिया था। जिसके बाद से ये तय हो गया कि भारत में अब कोई भी मुगल काल की कोई भी सत्ता अब केंद्र में नहीं है। इसीलिए बक्सर का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है। और बक्सर के नाम पर आप ये भी जान लीजिए कि विश्वामित्र यहीं रहा करते थे, बक्सर में ही। और उन्हें आपने देखा होगा कि लोकगीतों में एक तरीके से बक्सर वाले बाबा बार बार आता है, तो ये विश्वामित्र को ही कहा जाता है। और यही यही वो स्थान है जहां पर ताड़का का वध भी की हुआ था। बक्सर के आगे हम चलेंगे। एक नदी फिर यमुना की तरफ से यानी कि दाएं किनारे से आ रही है जिसका नाम है सोन। सोन। इसकी बालू थोड़े पीले रंग की है, सुनहरे रंग की, तो ऐसा लगता है कि ये सोना है, इसीलिए इसका नाम सोन नदी है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल के आती है। अमरकंटक। सोन की कुछ सहायक नदियां हैं, आप इन्हें यहीं देख लीजिए। छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है उत्तरी कोयल।
और एक नदी है रिहंद, जो कि रामगढ़ के पठारों से निकलती है। रिहंद, रिहंद पर, रिहंद परियोजना स्थित है। और यहीं पर एक स्थान है सोनभद्र। यहां से सोन नदी गंगा के जिस तट पर मिलती है उसके किनारे पाटलिपुत्र यानी कि पटना स्थित है। पाटलिपुत्र और पटना यानी कि पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सती के पाट यानी कि जंघा यहाँ पर गिरी थी, इसलिए इसका नाम पाटलिपुत्र है। हर्यक वंशी राजा, जिसको हम जानते हैं अजात शत्रु के नाम पर, उन्होंने पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाई थी। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने मगध साम्राज्य की नींव रखी थी और उनके बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी जो पहले की राजधानी राजगीर थी उन्होंने उसे हटाकर थोड़ा सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से पाटलिपुत्र को अपनी नई राजधानी बनाया। लेकिन पाटलिपुत्र यानी कि पटना, पटना अपनी भव्यता को कब प्राप्त हुआ? जब यहाँ मशहूर चाणक्य और चंद्रगुप्त की जुगलबंदी ने अपना सही रूप दिखाया। मतलब एक की बुद्धि और दूसरे की ताकत ने मिलकर इस क्षेत्र को भारत का पहला साम्राज्य बना दिया, यानी कि मौर्य साम्राज्य। और पाटलिपुत्र में आप देख रहे हैं किस तरीके से ये व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। पटना आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पाटलिपुत्र अपनी प्रसिद्धि को तब पहुंचा जब इसकी गद्दी पर सम्राट अशोक विराजमान हुए, जो कि अपने पहले समय में अशोक काफी क्रूर शासक हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्हें चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन कलिंग विजय के बाद बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ, जिसकी वजह से उनका हृदय परिवर्तन भी हुआ। या ये कह सकते हैं कि तब भौगोलिक विस्तार के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा था। तो अशोक ने अपनी चातुर्य से एक तरीके से नई नीति निकाली, जिसके तहत उन्होंने बौद्ध धर्म को विश्व में दूर दूर तक फैलाया। तो एक समय में पाटलिपुत्र ही वो साम्राज्य था मगध, जिसको हम भारत का प्रथम साम्राज्य भी मानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि छोटा नागपुर के पठारों के पास जो लौह यानी कि जो लोहे की खान थी, और जो सोन नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे का जो क्षेत्र थे, वहाँ के जंगल यानी कि वहाँ के जंगलों में पाए जाने वाले वनवासी और बड़ी संख्या में हाथियों ने मौर्य साम्राज्य की सेना को बहुत ही सुदृढ़ कर दिया था। यही कारण है कि आज भी ये क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम पाटलिपुत्र से यानी कि पटना से आगे चलते हैं। पटना बहुत ही वैभवशाली इतिहास रहा है। इसके बाद एक नदी निकलती है, यहाँ मिलती है गंगा नदी में आकर। गंडक, गंडक। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। काली, और त्रिशूली। गंडक नेपाल की तराइयों से निकलती है। यहाँ पर एक स्थान है सोनपुर। सोनपुर में एक समय पर एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता था, पशु मेला। और आज से ही नहीं, मौर्य काल से भी यहाँ यहाँ पर
आप ये समझ लीजिए कि मध्य एशिया के भी व्यापारी यहाँ पर हाथी घोड़े खरीदने आते थे अपनी सेना को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए। और ये हाथी मैंने जिसकी कहानी आपको बताई इन्हीं जंगलों से पाए जाते थे। चलते हैं आगे अपनी सैर के अगले चरण में। गंडक के बाद एक नदी है बूढ़ी गंडक। बहुत जगह बूढ़ी गंडक को नहीं बताते लेकिन हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। बूढ़ी गंडक के तट पर एक प्रसिद्ध स्थान है चंपारण। चंपारण अर्थात चंपा के जंगल, इसीलिए इसे चंपारण भी कहा जाता है। और चंपारण तो भारत के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध स्थान भी रहा है। क्यों? क्योंकि यही वो स्थान है जहां भारत ही नहीं पूरी दुनिया का परिचय हुआ मोहनदास करमचंद गांधी से नहीं, महात्मा गांधी से। कौन से महात्मा गांधी? जिन्होंने अंग्रेजों के सामने ये दावा ठोक दिया था कि वो भारत को आजाद कराने के लिए अकेले ही काफी हैं। उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह की का एक तरीके से आह्वान किया था। यहाँ के किसान अपनी नील की खेती से परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि नील ऐसी फसल है जिसको एक बार अगर हम बो देते हैं तो उसके बाद उसमें उसकी अगली बुवाई में फसल उतनी पौष्टिक नहीं हो पाती है, भूमि बंजर हो जाती है। और अंग्रेजों ने वहां के किसानों पर तिनकठिया प्रणाली को जबरदस्ती थोप रखा था, जिसके तहत 3/20 अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर जबरन खेती करनी पड़ती थी नील की। तो महात्मा गांधी को ये पता चला, वहां के एक किसान आए और उन्होंने बताया कि ऐसी समस्या है। तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का वहां से आह्वान किया और उसके बाद महात्मा गांधी भारत को आजादी दिलाने तक बिल्कुल भी उनके कदम नहीं रुके। चलते हैं आगे। बूढ़ी गंडक के बाद एक सहायक नदी है गंगा की, कोसी। कोसी कोसी पे कुछ छोटी छोटी सरिताएं हैं जिसे सप्तकोसी कहा जाता है। और इसकी एक सहायक नदी है अरुण। आप देख रहे हैं कि कोसी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर मिल रही हैं। नदियां क्या, इन्हें सरिताएं हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से कोसी में एक समय पर बहुत सारी जल की आपूर्ति हो जाती है। एक समय पर इसे कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता था। ये नदी अपने मार्ग को बदल लेती थी। पर अब इस पे एक परियोजना है, कोसी परियोजना। कोसी। अब हम एक और सहायक नदी को देखते हैं, महानंदा। महानंदा। हमने आपको बताया कोसी, यहाँ पर एक स्थान है कुरसेवा। कुरसेवा अपनी छठ पूजा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। छठ पूजा ही एकमात्र ऐसी पूजा होती है जहां पर
अस्त होते सूर्य की पूजा की जाती है, वरना ऐसा कहीं भी नहीं है। हर जगह हमेशा उदित होते हुए सूर्य की पूजा होती है। लेकिन छठ पूजा महापर्व के नाम से जाना जाता है, जिसे पूरे दुनिया में आजकल मनाया जाता है। तो कुरसेवा उसके लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं महानंदा। महानंदा ये थोड़ी दूर पर पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा भी तय करती है, कि प्राकृतिक सीमा को भी थोड़ी दूर पर ये बनाती है। अब चलते हैं हम यहीं पर एक प्रसिद्ध बैराज है फरक्का। फरक्का बैराज, जहां पर गंगा और महानंदा का संगम होता है। चलते हैं गंगा नदी की तरफ। अब गंगा नदी यहाँ से दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक इसकी एक शाखा और दूसरी शाखा। पद्मा, बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मतलब ये गंगा ही है, पर इसका नाम वहां पर पद्मा हो गया है। और दूसरी हुगली। हुगली, हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में ये पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ जाती है। और अभी तो हम देखेंगे कि किस नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसमें कुछ सहायक नदियां आकर मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रसिद्ध क्षेत्र स्थान है कोलकाता। कोलकाता ब्रिटिश काल में सबसे बड़ा केंद्र बंगाल। कोलकाता एक व्यापारिक राजधानी बन गई थी और धीरे धीरे ब्रिटिश अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपना एक तरीके का केंद्र बना लिया था और यही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश राज्य में परिवर्तित कर दिया। कोलकाता की स्थापना जॉब चौरनाक ने की थी। और चलते हैं इसकी सहायक नदियों की तरफ। सुतनाती, गोविंदपुर और कालीकट, ये तीन गांव थे जिसको मिलाकर कलकत्ता, तब कलकत्ता एक नगर बसाया गया, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। अब इसमें कुछ सहायक नदियां हैं। अजय, एक सहायक नदी है। दामोदर, ये देखिए छोटा नागपुर का पठार, जिससे मैंने आपको बताया था उत्तरी कोयल निकलती है यहीं से, यहीं के एक पालामू, पलामू एक पहाड़ी है, वहां से निकलती है दामोदर। दामोदर नदी। हजारीबाग, हजारीबाग के पठार से निकलती है बराकर। ये दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर एक समय पर बहुत ही साफ सुथरी नदी थी, जिसकी तुलना देव नदियों से भी की जाती थी। लेकिन आज दामोदर नदी अपनी पॉल्यूशन के लिए, मतलब कि इतनी वो ज्यादा गंदी हो गई है कि वहां के पानी को पीने तो क्या, यानी कि मानव को ऐसा कहा गया है कि ये मनुष्य के किसी भी काम की नहीं है। मतलब वो इससे नहा तक नहीं सकता, पीना तो बहुत दूर की बात है। दामोदर नदी एक रिफ्ट नदी है, मतलब ये एक तरीके की दरार में प्रवाहित होती है। और दामोदर नदी, ऐसा कहा जाता है कि भारत का पश्चिमी
और पूर्वी और थोड़ा सा उत्तरी भाग, इनमें दरार पड़ गई थी, जिसके कारण दामोदर नदी का जन्म हुआ। और दामोदर के आसपास के जो जितने भी जंगल थे वो सब उस वैली में, यानी कि उस रिफ्ट में, उस बड़े से दरार में समाहित हो गए थे, जिसके कारण यहाँ आज बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन का केंद्र है। कोयला, खनिज, सभी की चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। इसी वजह से ये आज भारत, इसको ब्लैक, को एक तरीके से ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है दामोदर नदी को। इसी के कारण यहाँ बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं भी हैं, जिसके कुछ नाम हम देख लेते हैं। कोनार, एक परियोजना है। बराकर पर है तिलैया, दामोदर नदी में भारत का लगभग 6% खनिज यहीं पर पाया जाता है। और ये हमेशा अपनी सुर्खियों में बनी रहती है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र इन खनिजों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है और यहाँ पर धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं पर्यावरण की, और बड़ी मात्रा में यहाँ के जंगल भी काटे जा रहे हैं, जिसके कारण आज आज दामोदर नदी सबसे पॉल्यूशन की, सबसे पॉल्यूटेड नदियों में नंबर 1 पर चल रही है। तो हमने देखा दामोदर को, बराकर को। अब हम चलते हैं हुगली। हुगली नदी के बारे में मैंने आपको दिखाया। हुगली बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर, एक यहाँ पर आइलैंड है सागर द्वीप, सागर द्वीप, ये भागीरथी के नाम से, भागीरथी के नाम से हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है सागर द्वीप के पास, जहां गंगा सागर एक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है भारत का। ऐसा कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। और गंगा सागर ही वो क्षेत्र है जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों को यहाँ पर मोक्ष प्रदान हुआ था। तो हमने देखा गंगा नदी के की पूरी यात्रा की। आज मैदानी भागों में हरिद्वार से हम गंगा सागर तक पहुंचे। इसके पहले की वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आप फिर से पंचप्रयाग को देखिए, सिंधु नदी जलतंत्र को देखिए, और अपने अगले वीडियो में हम चलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर और देखेंगे कि क्या कुछ ब्रह्मपुत्र नदी ने अपने जल में समेट रखा है, क्या रहस्य हैं, क्या है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।